रहीम। मैं सबसे पहले जनाब मज़हर जावेद साहब, एजाज सलीम साहब, निसार भाई और बाकी कमेटी के बाकी मेंबर्स जिन्होंने ये प्रोग्राम मैनेज किया और मुझे ये इज़्ज़त बख्शी कि मैं यहाँ पर आपके साथ बैठकर ज़राअत पर कुछ बातचीत की जाए, तो मेरे लिए बिल्कुल मज़हर जावेद साहब ने बिल्कुल सही कहा। ये हमारे उस वक्त भी सीनियर होते थे, आज भी सीनियर हैं, कि ये मेरा घर है। यहाँ पर मैंने ज़िंदगी के बहुत से दिन, बहुत सी शामें यहाँ गुजारी हैं। जब जवानी थी, जब जोश था, जब वलवला था, करने का कुछ दिल करता था, अब भी करता है, लेकिन अब एंगल और है। तो हम याद है मुझे, सारा दिन बैठ के बहसें सुनते थे। सीनियर हमारे होते थे मज़हर जावेद साहब, जब्बार मुफ्ती साहब, अली मोहम्मद वाजिद साहब, मज़हर आरिफ साहब, वो तो मेरे बॉस भी थे, शौकत अशफाक, सारे लोग होते थे। इनकी बातों में जो वज़न होता था, हम सीखते थे इनसे, उल्टे सीधे सवाल भी करते थे, कैरम भी खेलते थे। शाम को मूवीज़ भी यहाँ पे हमें याद है वो इंतज़ाम होता था, मूवीज़ भी देखते थे। बड़ी हिस्टोरिकल लेवल की मूवीज़ इकट्ठे बैठ के देखते थे। वो एक अच्छा दौर, बहुत ही अच्छा दौर था। मोहब्बतें थी, लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा चलता रहता था। मुझे याद है जब मैं मजिस्ट्रेट हुआ तो राव साहब उस वक्त बड़े हमारे अच्छे दोस्त थे, तो वो प्रेस क्लब में बाहर हमारे कॉरपोरेशन वालों ने ना कुछ एरिए को डिमोलिश कर दिया। तो राव साहब मेरे पास आए, मैंने कहा इन्होंने जुर्रत कैसे की? हालांकि वो मेरा इख्तियार नहीं था, लेकिन मैंने खुद खड़े हो के उन्हीं ठेकेदार से बनवाया था। मुझे याद है वो दीवार वगैरह सारा कंस्ट्रक्ट कराया। मैंने कहा था जुर्रत कोई ना करे प्रेस क्लब को हाथ लगाने की। तो ये मेरी मोहब्बतें यहाँ जहाँ पर भी मैं रहा हूँ साफ़ियों से रही हैं। और एक जिसे वो कहते हैं पहली सी मोहब्बत वाला साहब होता है। और ये प्रोफेशन ऐसा है, बड़े लोग कहते हैं और मैं इस पर मुझे भी समझ आती है कि एक दफ़ा जो एंटर हो ना, उसके अंदर फिर ये वो असरात जाते नहीं, कहीं रहते हैं, वन वे आर द अदर। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने सवाल करना इसी प्रोफेशन से सीखा था। इसी प्रोफेशन से मैंने देखा कि लोग रिस्पॉन्ड कैसा करते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम। वो अगरचे मैं नहीं सीख सका, लेकिन सवाल करना ज़रूर मैंने सीखा था। मैंने बहुत सारी लर्निंग मेरी इसी वजह से मैंने कोशिश की, खुद से सवाल करता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और मुझे मौका दिया बोलने का। अब एग्रीकल्चर की बात जिसके लिए मुझे बुलाया गया है, एग्रीकल्चर 10,000 साल या 12,000 साल पुराना हमारा इंसानों का ज़रिया मुआश आ रहा है। वक्त के साथ तब्दीलियाँ आती गईं। हमने एग्रीकल्चर को सीखा कि ज़मीन का सीना चीर के किस तरह बीज बोना है, किस तरह इसे ऑर्गेनाइज़ करना है, और ये चलता रहा। पहले शुरू में जैसे कि हम जानते हैं कि सारा हमारा फोकस जानवरों पर था। हमारे जानवर हल चलाते थे, जानवर सुहागा करते थे। वर्ल्ड वार 2 के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें बच गई, नाइट्रो बच गई जो जंगों में इस्तेमाल नहीं हुई, उससे हमने नाइट्रोफास बना ली। वो बेसिकली शुरू में तो ये हुआ था कि ये ज़ाया करके फेंका गया, तो देखा इससे प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है, उसको पर इस्तेमाल करना शुरू किया। बहुत सी मशीनें जो जंग की थी वो ज़राअत में आनी शुरू हो गई, ट्रैक्टर इधर ज़्यादा तेज़ी से आए और बहुत सी मशीनरी आ गई। उसके फ़ायदे बहुत हुए, चूँकि एक मैक्सिमाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर या मैक्सिमाइजेशन ऑफ कमोडिटी का तस्वर सामने आया, लेकिन उसके नुकसानात भी बहुत हुए। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हमारी ज़मीनों में सख्ती आनी शुरू हो गई, मशीनें चल चल के हार्ड पैन डेवलप हो गए। हमने केमिकल्स डाल डाल के जो नेचुरल जो ज़मीनों का सॉइल थी उसे हमने डर्ट में तब्दील कर दिया। सॉइल वो जगह होती है, वो ज़मीन होती है जहाँ पे चीज़ें उगती हैं, और डर्ट वो होती है जहाँ कुछ नहीं उगता। हमने केमिकल्स का बेमहाबा इस्तेमाल कर करके ये हमने ना सिर्फ अपनी इन्वायरमेंट जहरीली कर दी, हमने अपना पानी जहरीला कर दिया, हमने
अपनी फसलें जहरीली कर दी। आज मैं जो आप सब खा रहे हैं वो जहर आलूद होता है। पिछले 2 साल पहले इंडिया का राइस जो टॉप पे यूरोप में जा रहा था, उसे यूरोप ने इसलिए बैन कर दिया कि उसमें केमिकल जो रेजिड्यू लिमिट से ज़्यादा केमिकल्स मौजूद थे, जहरें मौजूद थी। हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, हमने 2 साल राइस भरपूर सप्लाई किया पूरी दुनिया में, चूँकि हमारी लिमिट्स कम थी। पिछले साल बदकिस्मती से हमारे अलर्ट बढ़ने शुरू हो गए कि जहर हमारे फसलों में उन चावल में ज़्यादा होता जा रहा है, और हम इसमें बहुत कॉन्शियसली और कॉशियसली एफर्ट कर रहे हैं कि जहरों को कम किया जाए। इसके अलावा हमारी जो सब्ज़ियात होती हैं बदकिस्मती से, उन सब्ज़ियात में रात को जहर इस्तेमाल करते हैं, सुबह में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमने कॉटन को पिछले साल देखा, उसको टेस्ट कराए तो पता चला कि उनमें भी जहर मौजूद है, उसके बीज में भी जहर मौजूद है, उसके पत्तों में भी जहर मौजूद है, उसके बॉल्स में भी, उसके इवन जो बनोला है उसमें भी, उससे ऑयल निकलता है उसमें भी, तो ऑयल हम इस्तेमाल भी करते। एक लेवल तक, एक लिमिट तक वो सारा एक्सेप्टेबल है। अच्छा, एक हद तक दुनिया इसकी इजाज़त देती है, उस हद के अंदर रहना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम अगर देखें कि हमारे जो अस्पतालों में हार्ट का पेशेंट बढ़ता जा रहा है, हमारा ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता जा रहा है, लीवर कैंसर बढ़ता जा रहा है, ये सारी चीज़ें ज़राअत से रिलेट है, बुनियाद ज़राअत है इनकी। अब एक तरफ हमें मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, हमारा पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि कुछ सालों पहले 70s में हमारी जो गंदम थी वो 10-12 मन पर एकड़ आती थी, और हम बड़ी हद तक खुशहाल होते थे कि ठीक है। अब हम एवरेज पंजाब की देखें तो 34 मन पर एकड़ है, और हमारे लिए मिसाइल फिर भी मौजूद हैं। हमारा प्रोडक्शन सिस्टम उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहा जिस रफ्तार से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। और अगर हम साउथ की बात करें, शॉर्टेज ऑफ वाटर बहुत बड़ा इशू, क्लाइमेट चेंज इतनी तेज़ी से बढ़ी कि पिछले 90 हम बात लोग करते हैं हम लोग के कपास 1,40,00,000 बेल हमने ली थी, ये भूल जाते हैं कि उसका टेम्परेचर आज 2 डिग्री बढ़ गया है उस वक़्त से अब तक। और हमारा टेम्परेचर बढ़ने से शायद हम एक चीज़ बढ़ती तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन पिछले चंद सालों में मैंने डीपली ऑब्ज़र्व किया है कि हमारा जो चेंजेस हैं, वेदर चेंजेस हैं, वो इरेटिक हैं। हम हर साल प्लान कुछ करते हैं, चेंज कुछ और आ जाती है। अजान हो गई। अच्छा, हम ये देखते हैं पिछले अगर 2 साल 3 साल को भी आप जायज़ा लें, कभी अगस्त सितंबर में बारिशें आ जाती हैं, कभी अक्टूबर में हॉट वेदर हो जाता है। पिछले साल जून में कोल्ड वेव चल गई, इस साल फरवरी से लेके अप्रैल तक सर्दी रही, जबकि अमूमी तौर पे हमारा अप्रैल में फर्स्ट वीक में वीट हार्वेस्ट हो जाती है, गंदम हार्वेस्ट नहीं हुई। अब अचानक हीट वेव की वो शिद्दत आ गई कि 50, अब इसमें तो बाहर खड़ा हो, ज़रा सा आप आधा घंटा खड़े हो जाएं, हीट स्ट्रोक हो जाता है। लेकिन किसान हमारा फील्ड में काम कर रहा है, हमारे लोग फील्ड में फिर भी मौजूद हैं। ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसे एक रशियन साइंटिस्ट ने कहा था कि ये क्लाइमेट चेंज किसानों के लिए डबल रॉलेट का काम करती है, इस तरह का इसका डबल बुलेट्स के तौर पे एक्ट करती है। कोई पता नहीं होता क्या होना है, हमारी सारी प्लानिंग रह जाती है, किसान की प्लानिंग रह जाती है, और कुछ से कुछ हालात बन जाते हैं। और ये इसको प्रेडिक्ट करना, क्लाइमेट चेंजेस को हर साल तकरीबन नामुमकिन होता है। जितना भी आपके आ जाए वेदर कंडीशन, बेहतर से बेहतर टूल्स आ जाए, अभी भी आप देखें कि हम चंद हफ्तों से आगे नहीं जा सकते किसी
डिटर्मिनेशन के साथ बात नहीं कर सकते। ये सारे हालात थे जब साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट बना। उस वक्त शायद हमारे इल्म में पूरी तरह नहीं थे, लेकिन एक कमिटमेंट मैंने की थी फार्मर्स से, लोगों से और अपने आप से कि मैं साउथ का रहने वाला हूँ, मेरे औलाद ने यहाँ रहना है, मेरे बच्चों ने रहना, मेरे वालिदैन का, मेरे अबाओ अजदाद का एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ है। अल्लाह ने मौका दिया है तो मैं जो भी काम करूँगा किसान के लिए करूँगा और हर लेवल पे स्टैंड लूँगा उसको। और अल्हम्दुलिल्लाह 3-3.5 साल हो गए हैं, दरमियान में मैं ब्रेक भी आया 4 महीने का। उसके बावजूद हमने बहुत से इक़दाम ऐसे किए जो आजकल के हालात के हिसाब से हैं। सबसे पहला उस वक्त जो मामला हमारे सामने था वो था कपास का। फील्ड में मैं निकला, मुझे याद है 1 सितंबर 2020 को मेरी पोस्टिंग हुई, तो जुलूस निकले हुए थे पूरे साउथ में इस बात पे कि कपास पे वाइट फ्लाई का अटैक हो गया, कपास काली होती जा रही है, कोई इलाज नहीं है। अब जब किसानों से सुना कि भाई जो भी पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं उसका असर नहीं होता, तो मैंने मंसूबा से मीटिंग की, बाकी मैं एक्सपर्ट से मीटिंग की, उसमें IUB के वज़री हमारे बहुद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया, बाकी एक्सपर्ट्स को बुलाया। कई ओपिनियंस थी। एक ओपिनियन थी जी लोगों को कपास पे स्प्रे नहीं करना आता। हमने कहा नहीं, हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। हमने अब टेस्टिंग की तो हमें समझ आया कि वाइट फ्लाई एक्सेसिव पेस्टिसाइड होने की वजह से रेजिस्टेंट हो गई है पेस्टिसाइड को। आम किसान ज़ाहिर उसे तो समझ आती थी कि उसने ली है बॉटल और स्प्रे की है, पेस्टिसाइड नहीं मरी तो ये 2 नंबर अडल्ट्रेटेड है। हम जब स्टैट्स देखते पता लगता था 98% तो केमिकल वही है जो उनको होना चाहिए, 2% में गड़बड़ है। तो फिर 98 असर नहीं करता, तो समझ यही आई कि वो जब स्टडी डीप हुई कि रेजिस्टेंट हो गई है। अब इसके लिए हमारे यहाँ बदकिस्मती से इंसेक्ट रेजिस्टेंट मैनेजमेंट पे कोई यूनिवर्सिटी को डीप स्टडीज़ नहीं करा रही। दुनिया में इदारे हैं, हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि इसमें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नज़र नहीं आता, कोई स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, यूनिवर्सिटीज़ को भी पैसा चाहिए होता है। इस पर हमने पहले यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की, दुनिया को स्टडी किया, देखा कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के नाम से 1970 से पूरी दुनिया में एक सिस्टम चलता है कि केमिकल को आखिर में रखें, उससे पहले तमाम स्टेप्स उठाएं। तो हमने देखा कि अमेरिका में एप्पल सीडर का इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ कल्चरल प्रैक्टिसेस इस्तेमाल होती हैं। इवन आपका ये पुदीना है, ये कई जगहों पे मिंट जो है कई जगहों पे एज ए हर्बिसाइड में इस्तेमाल होता है उसको रोकने के लिए, उसकी ग्रोथ को। तो हमने कहा इसको टेस्ट करते हैं। हमने बहुत से मनसूबा के साथ मिलके तजर्बात किए, तो हमारे साथ 6-7 प्लांट सामने आए जिनके असरात से बड़ी हद तक मॉर्टेलिटी भी होती थी और सबसे बड़ा इनहिबिशन होती थी कि कपास पर वाइट फ्लाई रहती तो थी लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, उसका टेस्ट कड़वा हो जाता था, उसके निफ खा नहीं सकते थे। ये हमने चंद पौधों को लेके हमने IPM के नाम से बहुत सी चीज़ें बाकी शामिल करके इंट्रोड्यूस कराया, बड़ा शोर मचा, बड़ा कुछ हुआ, प्रोपेगेंडा हुआ, लेकिन उस पर हम कायम रहे। क्लेम एक्सटेंशन का हमारा जो फाइनल क्रॉप रिपोर्टिंग आया था 42 लाख आया था, ठीक है ना। इस साल कम इसलिए मतलब उसका ये था कि भाई पिछले साल ये समझा गया कर लेंगे, इस दफ़ा हमें शुरू से ये बताया गया था 30% वाटर शॉर्टेज होगी। अब हम पिछले साल हमारे साथ क्या हुआ कि हमने वाटर मैनेज करके सोइंग तो कर ली, आखिरी दिनों में जब फ्रूटिंग पे क्रॉप गई उसे पानी चाहिए था, पानी शॉर्ट हो गया, जिसकी वजह से हमारी कपास बैठ गई और मैं समझता हूँ कि 1 मिलियन बेल का नुकसान हुआ वाटर शॉर्टेज की वजह से। इस दफ़ा ये कहा गया कि भाई इतने लंबे टारगेट पे ना जाओ, पानी जो कि शॉर्ट है, तो लिहाजा हमारा तो ख्याल था इससे भी कम किया जाए। मतलब मैं ज़ाती तौर पे समझता था कि पानी का प्रॉब्लम है तो इससे भी कम करें, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं मानी। फेडा उन्होंने कहा जी फिर तो बहुत डाउन हो जाएगा, तो 4 मिलियन एकड़ इसलिए किया गया। और अभी भी आप देखिए वाटर का शॉर्टेज अभी भी मौजूद है, हमें अभी भी खदशा है, लेकिन हम मैनेज ये कर रहे हैं अभी कल मीट इरीगेशन डिपार्टमेंट के साथ कि आप उन इलाकों में पानी दें जहाँ पे ज़्यादा कॉटन होती है और उन इलाकों में कम कर दें जहाँ कॉटन कम होती है। मतलब दूसरी क्रॉप जैसे तिल है, अब तिल जिन लोगों ने लगाया उनको 1 या 2 पानी चाहिए, कॉटन को 12, 18, 21 तक पानी चाहिए। ये तो नेचुरल है, पिछले सालों में टमाटर रुल रहा था, जब ज़्यादा हो गया था, जो चीज़ ज़्यादा होगी वो तो होगी। अब हमारा काम तो ये है कि मैक्सिमम हेल्प करे प्रोडक्शन की। अब वो
कोई एक उसमें फैक्टर इंटरनेट एक फैक्टर जो हुआ वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन लोगों को सज़ा दी जिनकी गलत प्लानिंग की वजह से गंदम का यहाँ सप्लाई ज़्यादा हो गई।